नमस्कार। आज बात करते हैं इतिहास के एक ऐसे कमाल के चैप्टर की। सोचिए, एक घटना होती है दुनिया के किसी और कोने में, और उसकी वजह से भारत में एक बहुत बड़ा, एक विशाल राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा हो जाता है। जी हाँ, ये कहानी है खिलाफत आंदोलन की। तो सवाल यही है ना, कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि तुर्की के एक सुल्तान की गद्दी खतरे में आई और यहाँ हिंदुस्तान में लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं परत दर परत। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें चलना होगा भारत से हजारों मील दूर, पहले विश्व युद्ध के मैदानों में, क्योंकि इस भारतीय आंदोलन की जड़ें वो एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट में थीं। तो देखिए, साल था 1914 से 1918, जब पहला विश्व युद्ध चल रहा था। पूरी दुनिया दो टीमों में बटी हुई थी। समझिए, एक तरफ थे अलाइड पावर्स, जिसमें ब्रिटिश एम्पायर भी था, और दूसरी तरफ थी सेंट्रल पावर्स। और यहीं पर कहानी का एक अहम किरदार है ऑटोमन एम्पायर, यानी कि तुर्की, जो ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रहा था। और कहानी में ट्विस्ट यहीं से आता है। लड़ाई के बीच में ही ब्रिटेन ने एक ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर सेंट्रल पावर्स हारी तो वो ऑटोमन एम्पायर के शासक यानी खलीफा को गद्दी से हटा देंगे। अब ये सिर्फ कोई पॉलिटिकल धमकी नहीं थी, इसका मतलब बहुत बहुत गहरा था। तो सवाल उठता है कि ये धमकी इतनी बड़ी बात थी क्यों? मतलब तुर्की का सुल्तान हटे तो भारत में क्यों हलचल हो? इसे समझने के लिए हमें खलीफा के पद की खासियत को समझना होगा। उनकी एक अनोखी दोहरी भूमिका थी। देखिए, खलीफा जो थे वो सिर्फ ऑटोमन एम्पायर के सुल्तान नहीं थे। उनके सर पर दो ताज थे, ऐसा कह सकते हैं। एक तो वो अपने साम्राज्य के पॉलिटिकल लीडर थे, और दूसरा, और ये बहुत अहम है, वो दुनिया भर के सुन्नी मुसलमानों के सबसे बड़े आध्यात्मिक गुरु यानी स्पिरिचुअल लीडर भी थे। तो अब आप समझ रहे हैं, जब ब्रिटेन ने खलीफा को हटाने की धमकी दी तो दुनिया भर के मुसलमानों के लिए ये सिर्फ एक राजा को हटाने की बात नहीं थी। इसे देखा गया एक सीधे हमले की तरह, अपने सबसे बड़े धर्मगुरु पर और उन पवित्र जगहों पर जिनकी हिफाजत की जिम्मेदारी खलीफा की थी। ये एक बहुत ही इमोशनल और धार्मिक चोट थी। और भारत में तो माहौल पहले से ही गर्म था। इस धमकी ने, समझिए, कि सुलगती आग में घी डालने का काम किया। भारत के मुसलमान पहले ही ब्रिटिश राज से कई वजहों से नाराज थे, जैसे 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द करना। तो जब ये खलीफा वाला मुद्दा सामने आया तो वो सारा गुस्सा एक बड़े आंदोलन में बदलने को एकदम तैयार बैठा था। और बस इसी बैकग्राउंड में जन्म हुआ खिलाफत आंदोलन का। खिलाफत शब्द का मतलब ही होता है विरोध करना, और इस आंदोलन का मकसद एकदम सीधा था। ब्रिटिश सरकार का विरोध करो और उन पर दबाव डालो कि वो खलीफा की सत्ता को ना छुएं। अब कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है, क्योंकि भारत में ये आंदोलन सिर्फ एक समुदाय का प्रोटेस्ट बनकर नहीं रह गया। हुआ ये कि एक ऐसा गठबंधन बना जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, और इस गठबंधन ने आंदोलन को जबरदस्त ताकत दे दी। तो हुआ यूं कि 1919 में अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली और शौकत अली और मौलाना आज़ाद जैसे बड़े मुस्लिम नेताओं ने मिलकर बनाई ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी। फिर उन्होंने एक बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलाई, और यहां उन्होंने एक बहुत बड़ा एक स्ट्रेटेजिक कदम उठाया। उन्होंने महात्मा गांधी को इस कॉन्फ्रेंस का प्रेसिडेंट बनने के लिए इनवाइट किया, और गांधी जी ने इसमें एक बहुत बड़ा मौका देखा। उनके लिए ये एक ऐतिहासिक अवसर था हिंदुओं और मुसलमानों को एक नेशनल कॉज के लिए, एक राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए एक साथ लाने का, अंग्रेजों के खिलाफ एक मजबूत, एकजुट मोर्चा बनाने का। और फिर ठीक वैसा ही हुआ। खिलाफत आंदोलन और गांधी जी का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन आपस में मिल गए। सोचिए, दो बड़ी नदियां मिलकर एक सैलाब बन गई, और इस सैलाब ने पूरे भारत में ब्रिटिश राज की नींव हिला दी। ये गांधी जी का पहला पैन इंडिया मास मूवमेंट था। तो इस जबरदस्त लहर ने ब्रिटिश हुकूमत को हिला तो दिया, पर सवाल ये है कि क्या ये आंदोलन कामयाब हुआ, सफल था या असफल, या फिर दोनों? इसका जवाब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। चलिए देखते हैं कि आखिर हुआ क्या और इसकी लेगेसी क्या रही। और यहीं पे कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, एक विडंबना, एक आयरनी। जिस आंदोलन ने भारत में ब्रिटिश राज की नींद उड़ा दी थी, उसका अंत अंग्रेजों ने नहीं किया। उसका अंत हुआ खुद तुर्की में हो रही घटनाओं की वजह से। हुआ ये कि 1922 में तुर्की में ही एक नेशनलिस्ट लीडर मुस्तफ़ा कमाल पाशा पावर में आ गए। उन्होंने आते ही पहले तो सल्तनत खत्म की, और फिर 1924 में खलीफा के पद को ही पूरी तरह से खत्म कर दिया। मतलब सोचिए, जिस पद को बचाने के लिए भारत में इतना बड़ा आंदोलन चल रहा था, उसे खुद तुर्की की नई सरकार ने ही जड़ से उखाड़ फेंका। तो फिर इसकी लेगेसी क्या रही?
एक नज़र से देखें तो ये एक डायरेक्ट फेलियर था, है ना। जो मेन मकसद था खलीफा के पद को बचाना, वो तो पूरा हुआ ही नहीं, उसे तो तुर्की के नेताओं ने ही खत्म कर दिया। लेकिन दूसरी नज़र से देखें तो ये एक बड़ी इनडायरेक्ट सक्सेस थी। इसने कुछ वक्त के लिए ही सही, पर हिंदू मुस्लिम एकता की एक जबरदस्त मिसाल पेश की और देश के फ्रीडम स्ट्रगल को बहुत ज्यादा मजबूती दी। पर गांधी जी के रोल को लेकर एक बड़ा सवाल आज भी उठाया जाता है, जिस पर काफी बहस होती है। सवाल ये है कि क्या एक धार्मिक मुद्दे को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़कर गांधी जी ने अपनी सेक्युलर छवि के साथ कोई समझौता किया था? अब इस पर दो तरह की राय है। जो लोग आलोचना करते हैं उनका कहना है कि गांधी जी ने एक धार्मिक और पैन इस्लामिक मुद्दे को सपोर्ट किया जिसका इंडियन नेशनलिज्म से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जो उनके फैसले का बचाव करते हैं वो कहते हैं कि उस वक्त के हालात को देखना जरूरी है। जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद देश में गुस्सा था और ऐसे में अंग्रेजों के खिलाफ सभी समुदायों को एक साथ लाना एक जरूरी स्ट्रेटेजिक मूव था। और आखिर में खिलाफत आंदोलन की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सवाल ये कि क्या बड़े जन आंदोलनों में पॉलिटिकल मकसदों और धार्मिक पहचान को वाकई कभी पूरी तरह अलग किया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है।